जय हिंद। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं चैनल एन टीवी लाइव और आपका फेवरेट शो खास मेहमान। दोस्तों, आज के मेरे खास मेहमान हमारे क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय न्यूरो फिजिशियन भूपेंद्र चौधरी आज मेरे साथ हैं। आज बहुत सारी बातें होंगी डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी से। वैसे तो वी ऑल नो अबाउट हिम, लेकिन आज कुछ खास जानेंगे हम डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी से। तो आइए बात करते हैं हमारे के खास मेहमान डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टीवी लाइव पर। आज आप हमारे खास मेहमान हैं। डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी को पूरा क्षेत्र जानता है। आप एक वरिष्ठ या टॉप क्लास न्यूरो फिजिशियन है, एवरीबडी न्यूज़। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आज जो भूपेंद्र हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत तो स्ट्रगल किया होगा आपने सर, बहुत पढ़ाई की होगी। तो शुरुआत करेंगे आपकी शिक्षा से। कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली आप? देखिए, मैं बिलोंग तो मेरठ के पास ही, हमारा यहाँ से 14 किलोमीटर दूर हमारा पैतृक जो है गांव है भटीपुरा, जिसको कि मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे बहुत बड़ा परिवार है हमारा वहाँ पर, को मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मध्य प्रदेश में हुई थी, उज्जैन, इंदौर और रतलाम में हुई थी। और मेरा जन्म भी उज्जैन के पास एक जगह मंडलेश्वर, वहाँ पर 1968 में हुआ था। 10th के बाद में फिर हम लोग इधर शिफ्ट हो गए थे यहाँ मेरठ में। और उसके बाद फिर मैंने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने यहीं बीएवी इंटर कॉलेज मेरठ से मैंने करी थी। और मेरा जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है कि जब मैं 14 वर्ष का था तब मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था। और जब मैं 25 वर्ष का हुआ तब मैंने अपनी माताश्री को खो दिया। तो मैंने अपने जीवन को वास्तव में एक संघर्ष नहीं, एक अपनी लड़ाई के रूप में मैंने जिया है। और मैं आज जो भी छोटा मोटा कुछ अच्छा कर पाया हूँ अपने जीवन में, इसका पूर्ण श्रेय मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को देता हूँ, उनके आशीर्वाद को देता हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत वो हैं, उनका आशीर्वाद है, मेरे गुरुजन हैं, मेरे परिवार के बड़े लोग हैं, और ये समाज है जिसने मुझे इतना सम्मान और इतना प्यार दिया। तो डॉक्टर साहब, ये मेडिकल की शिक्षा कहाँ, कौन से कॉलेज में हुई आपकी? मैंने MBBS इसी LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से करा था। उसके बाद मैंने MD मेडिसिन, जिसमें कि मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया था, वो भी मैंने LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से करा था। उसके बाद में फिर DM मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से मैंने करा था। उसके बाद में फिर मैंने 1 साल मैंने अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में मैंने कार्यरत रहा था। और 25 अप्रैल 1999 को मैंने एक नए आयाम के साथ प्रकाश न्यूरोलॉजी सेंटर की शुरुआत करी थी। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के साथ मुझे शुरू से ही पढ़ने का काफ़ी मेरा रुझान रहा है। मेरा जो है एक किस्म से मेरा इंक्लिनेशन रहा है पढ़ाई की तरफ। तो मैं उसको अपना एक ज़रूरी स्तंभ बनाते हुए मैंने जो भी कुछ अचीवमेंट्स किए हैं या जो भी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की है, जिसमें कि मुझे 2 रॉयल कॉलेजेस की FRCP से मुझे सम्मानित किया गया है। मुझे अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, जो कि शायद न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ी एक उपाधि और एक मतलब वास्तव में एक लक्ष्य होता है किसी भी इंसान का कि अमेरिकन एकेडमी क्या वो फेलोशिप उसको मिले, वो मुझे 2015 में मुझे मिली। और मुझे FRCP ग्लासगो और FRCP आयरलैंड मुझे मिली है। डॉक्टर साहब, पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जब MBBS कर लिया आपने, तो ये न्यूरो जो मतलब इसमें कैसे इंटरेस्ट आया, या एक शुरू से ही था कि मतलब आफ्टर MBBS आई हैव टू डू द न्यूरो में स्पेशलिस्ट करनी है? देखिए, जब मैं MBBS 3rd ईयर में था तभी मेरे गुरुजी थे स्वर्गीय डॉक्टर कपिल सूद साहब। वो बहुत ही रिनाउंड, बहुत क्लीन हार्टेड मेरे टीचर थे।
उनको देख करके मैं इंस्पायर हुआ और मैंने तभी अपना लक्ष्य बना लिया था कि मुझे आगे चल के एमडी मेडिसिन के बाद में मुझे न्यूरोलॉजी क्षेत्र में ही करना है। मैं आप इसको इसमें एक बात और कहूँगा कि जब मैंने डीएम का एंट्रेंस दिया था तो मेरा कार्डियोलॉजी में मेरा बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया था। मेरे सभी टीचर्स ने मुझे ये कहा था कि तुम जो है कार्डियोलॉजी ज्वाइन कर लो, इससे अच्छी कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन चूँकि मेरा मन कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजी में अटका हुआ था, इसलिए मैंने नागपुर की जो है अपनी डीएम कार्डियोलॉजी छोड़ करके और फिर मैंने 6 महीने 8 महीने और तैयारी करी और जो मेरा लक्ष्य था वो मैंने डीएम न्यूरोलॉजी। वैसे डॉक्टर साहब चलिए थोड़ी सी जिस प्रोफेशन में आपने जो आपका डिपार्टमेंट उसकी बात करते हैं सर, दिमाग की बीमारी कौन कौन सी विशेष हैं? देखिए, आज के आधुनिक परिवेश में वास्तव में बहुत सारी बीमारी हैं जो कि न्यूरो से संबंधित होती हैं, जिसमें सबसे ख़ास तौर पे आप समझ लीजिए कि जिसको हम सिर का दर्द बोलते हैं, हेडेक बोलते हैं, मिर्गी के दौरे, उसके बाद पैरालिसिस या स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद अलग अलग किस्म के ब्रेन के इन्फेक्शन है जिनको मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उसमें बहुत सारे पैरासाइट्स के इन्फेक्शन ब्रेन में हो जाते हैं जिसको हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं या दिमाग का कीड़ा हम बोलते हैं। जो पेरेंट्स टीवी पर देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को दिमागी बीमारी से दूर रखने के लिए? देखिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो भी बच्चे हैं उनमें हर बच्चे में एक अलग क्षमता है, हर बच्चे में एक अपने किस्म का एक अलग कैरेक्टर है जो दूसरे बच्चे में नहीं देखने को मिलेगा। सब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसका बच्चा ही क्लास में फर्स्ट आए। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो फर्स्ट तो एक ही आएगा, किसी का 100 भी आएगा, 70वीं बार भी बच्चा आएगा, 60 भी बच्चा आएगा, 40वां बच्चा भी आएगा। हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में आपकी उम्मीदों से कि जितना ना अच्छा कर पाए, लेकिन हो सकता है कि और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और चीजों में वो और बच्चों से बहुत अच्छा हो। कहीं ना कहीं आप उस चीज को देखिए और उसको उस चीज में प्रोत्साहित कीजिए। देखिए, आप सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, आप लता मंगेशकर जी को देख लीजिए, इसके अलावा जितने किशोर दा अपने आप में एक फिनोमेना थे। इनकी कहीं भी इन्होंने शैक्षिक योग्यता में इनका कहीं स्तर नहीं रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो आज की तारीख में वर्ल्ड के हीरो रहे हैं और दुनिया उनको फॉलो करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा आपका शैक्षिक उसमें अच्छा नहीं है, उसमें हो सकता है वो म्यूजिक में बहुत अच्छा हो, वो पेंटिंग में बहुत अच्छा हो, वो गेम्स में बहुत अच्छा हो, वो किसी हो सकता है काव्य साहित्य में बहुत अच्छा हो, तो उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को हमको जरूर पहचानना चाहिए और कहीं ना कहीं पढ़ाई है जरूरी, उसके साथ उस बच्चे को उस फील्ड में भी हमें प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना चाहिए। वेल दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें होंगी डॉक्टर भूपेंद्र से, लेकिन ब्रेक के बाद। समा है सुहाना सुहाना, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मुसाफिर हूँ यारो। ऑफ कोर्स जो पुराने गीत संगीत में कशिश है वो आजकल के गीत संगीत में बिल्कुल नहीं है। मैं सुनाऊंगा आपको वही पुराने गीत ओरिजिनल अंदाज में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, सी समथिंग डिफरेंट, सी समथिंग न्यू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। यू आर वाचिंग चैनल एंड टीवी लाइव। मैं हूं नवेद खान और आज मेरे खास मेहमान हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने न्यूरोफिजिशियन भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, आपने बताया था कि क्या क्या बीमारियां हैं, तो मैं अगर बात करूं वर्तमान समय की तो सबसे अधिक जो प्रभावित हो रही है वो सिर का दर्द है और उसके बाद दौरे की शिकायत है। और सिर के दर्द के जो हमारे जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, जीवन की भागदौड़ कह लीजिए, उसके बाद आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, पारिवारिक समस्याएं,
ये तो कहीं दिमागी इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से दिमाग के जो केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। जब वो अफेक्टेड होते हैं तो वो ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी हम लोगों का गलत खाना पीना है और जो हमारे यहाँ जो जलवायु का जो परिवर्तन जो पिछले इतने सालों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी ब्रेन संबंधित बीमारी के ऊपर डायरेक्ट असर है। डॉक्टर साहब, ये तो हम बातें करते रहेंगे आपसे, क्योंकि दिमाग की बीमारी की बात करते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं क्योंकि हम मीडिया वाले हैं तो हम थोड़ा बहुत जान के आते हैं किसी के बारे में, तो जाना ये कि किशोर कुमार जी कुछ कनेक्शन है आपका? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं स्वर्गीय श्री किशोर कुमार जी का एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और एक समानता मैं उसको और अपनी मानता हूँ कि उनका जन्मस्थली और मेरी जन्मस्थली में मुश्किल से 10-12 किलोमीटर का फ़र्क है। उनका जन्म खंडवा में हुआ था, जो कि खरगोन ज़िले में आता है, उज्जैन के पास पड़ता है, और मेरा जन्म उससे जस्ट 12 किलोमीटर दूर मंडलेश्वर जगह स्थान पड़ता है, वहाँ पर मेरा जो है जन्म वहाँ पर हुआ है। और पुराने से पुराने किशोर कुमार के गाने, क्योंकि मुझे ये लगता है कि किशोर कुमार अपने आप में ये वॉज ए कंप्लीट कैरेक्टर, 100%। क्योंकि जिस किस्म के उन्होंने गीत गाए हैं, जिस किस्म की उन्होंने मेलोडी रखी है, वो एक अभिनेता भी थे, वो एक कलाकार थे, वो एक कॉमेडियन थे, वो एक एक्टर थे, वो एक डायरेक्टर थे, वो एक म्यूजिशियन थे, वो एक सिंगर थे, क्या नहीं थे वो, और सब कुछ बेस्ट। बिल्कुल। और हर एक आप उनका देखिए, आप उनके हर एक आयाम में उन्होंने अपने आप को जो है वो एक उच्च कोटि का उन्होंने अपने आप को जो है वो साबित करा है। खास तौर पे सिंगिंग नहीं, देखिए जो गाने किशोर कुमार जी ने गा दिए, चाहे वो सैड सॉन्ग से, चाहे वो मेलोडी सॉन्ग से। आपका फेवरेट गाना कौन सा है किशोर दा का? मेरे बहुत सारे गाने मुझे उनके पसंद है। दो फेवरेट गाने। देखिए, एक तो वो गाना है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, फिल्म कुदरत का, मुझे वो गाना बहुत पसंद है। और एक गाना है जो महबूबा पिक्चर थी, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, ये दो गाने मुझे मेरे दिल को छूते हैं, मुझे ये बहुत बेहद पसंद है। जो गीत दिल को छूता है वो जुबान पे भी आ जाता है। यस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मेरे यहाँ पे घर में भी अगर संगीत बजता है तो कहीं ना कहीं किशोर कुमार का बजता है। और मैं जहाँ कहीं भी अपने अगर गाड़ी में होता हूँ या इवन क्लिनिक में भी अगर कभी मैं थोड़ी बहुत देर के लिए अगर संगीत को अगर पसंद करता हूँ तो उसमें भी मेरी चॉइस किशोर कुमार है। और शायद आप देख भी सकते हैं आपको या तो किशोर कुमार इज ए फिनोमिनल। ऐसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेता है जिसमें इतनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और मैं कहीं ना कहीं बहुत मन से उनको मिस करता हूँ। मुझे तो सर ये लगता है कि भगवान ने वो सांचा ही तोड़ दिया, जहाँ किशोर कुमार मोहम्मद रफी बना उसके बाद वो सांचा ही तोड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, अब वापस आपके प्रोफेशन की ओर आते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों को दिमागी बीमारी से बचाने के लिए क्या हमें कुछ बचाव करना चाहिए, किस तरह हम बचाव कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल आपने पूछा है। आप वयस्कों की या उम्र दराज लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, जो पिछले इस प्रोफेशन में पिछले 25 वर्ष में जो मैंने देखा है वो ये है कि कम उम्र के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वयस्क हैं, इनमें न्यूरो संबंधित बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। उसके कई सारे कारण होते हैं। एक जिसको मैं मुख्य तौर पे मानता हूँ कि जिसमें कि एक प्रतिस्पर्धा, आजकल के बच्चों में आपस में या पेरेंट्स के प्रेशर के कारण एक प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो गई है। स्कूल लेवल पे नहीं, अपने पेरेंट्स ध्यान दीजिए, डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं बिल्कुल ये बच्चों के लिए स्पेशली खास बात। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, खाली स्कूल लेवल पे नहीं, बच्चों का कंपटीशन उनके परिवार में भी रखा जाता है, उनके आस पड़ोस में मोहल्ले में रखा जाता है। वो जिन बच्चों के साथ वो खेलते हैं उनके साथ उनका कंपटीशन रखा जाता है। स्कूल का नंबर तो बहुत बाद में आता है, वो तो कंपटीशन की पाठशाला है ही है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है उसमें, उस जीवन शैली में एक प्रेशर, एक आपको हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, आपको हमेशा टॉप करना है, आपका
जीवन का एक लक्ष्य बहुत कम उम्र में ही आपको दिखा दिया जाता है, जिसको पाने के चक्कर में बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में रहते हैं और उसके कारण वो आजकल बहुत कम उम्र में ही न्यूरो संबंधित बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। सर इसका बचाव का क्या उपाय है सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं सारे पेरेंट्स से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, नंबर एक बात। और दूसरी बात ये कि पूरे अगर 100 बच्चों की क्लास में है तो एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, कोई 70वें नंबर पे भी आएगा, कोई 100 नंबर पे भी आएगा। सब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा प्रथम आए, वो संभव नहीं हो सकता। आप अपने बच्चे का पोटेंशियल आप पहचानिए, और ये जरूरी नहीं रहा है आज के समाज में कि अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो ही वो बच्चा अच्छा है। वो हो सकता है कि और अनेकों गतिविधियों में वो इतना अच्छा हो कि वो कहां से कहां अपने आप को स्थापित कर दे। हमारे पास इस देश में ही एग्जाम्पल हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर हुए हैं, लता मंगेशकर जी हुए, जिनका कभी भी शैक्षिक जो है वो स्टैंड कहीं नहीं करता है, लेकिन वो आज वर्ल्ड में फेमस हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हैं, मतलब यू डोंट हैव टाइम, आई नो वेरी वेल, लेकिन कभी अगर फुर्सत मिलती है तो वो फुर्सत के बल किस तरह बीतते हैं सर? देखिए, मैं जितना भी मुझे समय मिलता है मैं अपने परिवार के साथ उसको जो है वो बिताना चाहता हूँ, और दूसरा परिवार के साथ भी मैं अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव उनसे शेयर करता हूँ, उनको बताता हूँ, और जिससे कि वो 10 बातें सुन करके 4 बातें तो कम से कम अपने जीवन में एक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। ये मेरा सबसे पहला मेरा जो है वो कर्तव्य भी है, और मैं उनको उसी ढंग से परिभाषित करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में जितने उतार चढ़ाव देखे, जितनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखी, उनको मैं ज्ञान दूँ। और उसके अलावा मुझे कुछ लिखने का शौक़ है। मैं कुछ कविता, कुछ दोहे, कुछ व्यंग के, कुछ शेर, कुछ शायरी, कुछ लिखता रहता हूँ। और कभी कभी मैं आपको सच बताता हूँ, मैं पेशेंट देखते हुए मेरे दिमाग में कोई अच्छा सा ख्याल आता है तो मैं उसके लिए भी अलग से 2 लाइन लिख करके अपने पास रख लेता हूँ कि उसको मैं फिर बाद में जब कभी जो है मौका लगता है मैं उसको मैं पूरी कर लेता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी और पता चली है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कुछ कनेक्शन है आपका, अजमेर शरीफ से? जी जी। कनेक्शन नहीं जी, बस मैं आज जो भी कुछ हूँ मैं आज उनके आशीर्वाद से हूँ। मैं पिछले तकरीबन 40 वर्षों से अनवरत मैं लगातार जो है वो दरगाह शरीफ जाके मत्था टेकता हूँ। जब मैं 7-8 वर्ष का था, मेरी माताजी बहुत शुरू से ही वहाँ जाया करती थी, तो इतने साल तो मुझे याद है, शायद हो सकता है इसमें और 2-4 साल का इजाफा ही हो जाता, लेकिन जब तक मैंने होश संभाला है पिछले 40 वर्षों से मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह पर जाकर के मत्था टेकता हूँ, बगैर अपनी श्रद्धा से, बगैर किसी चीज़ को इस चीज़ में सम्मिलित करके। और मेरा परिवार भी मेरे साथ जो है, दिमाग के डॉक्टर तो दिमाग से रेज मिल जाती है। नहीं, मैं देखिए, मैं अपने जीवन में कोई भी काम शुरू करता हूँ तो मैं अपने माता पिता और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी को ही मानकर मैं वो काम को शुरुआत करता हूँ, और मेरे परिवार में उनका स्थान जो है वो शायद सर्वोपरि है। डॉक्टर साहब, देयर लॉट ऑफ पीपल वाचिंग यू ऑन द टीवी एंड स्पेशली यूथ, तो उनको कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर एंड दे वांट टू बी अ डॉक्टर जस्ट लाइक डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं अपने बच्चों को जो संदेश देता हूँ, उनको जो चीज़ समझाता हूँ, वही मैं आज कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में 0 से अपने जीवन स्टार्ट करा है, और मैंने सिर्फ 4 शब्दों पे अमल करा है, जो मैं चाहूँगा कि शायद किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए जीवन में अपना लक्ष्य पाने के लिए ये एक सूत्रधार की तरह जो है इस्तेमाल करना चाहिए। वो 4 शब्द हैं जिनको मैं खुद आज भी अपने जीवन में संयोजित करके उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और ये 4 शब्द मैंने नहीं, ये हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिए थे। ये 4 शब्द हैं जो आप किसी भी फील्ड में, एक खाली मेडिकल के लिए नहीं, एक आम जीवन के लिए भी ये 4 शब्दों को, अगर सूत्रों को हम बांध करके और इस पे अगर हम आंख बंद करके चलें, तो मैं पूर्णतया अपने मन से ये कह सकता हूँ कि जो लक्ष्य आपने साधा है उस पर आप जरूर पहुँचेंगे।
ये 4 शब्द हैं जिनको मैं अलग अलग ढंग से भी कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सिंपल वे में कहता हूँ। पहला शब्द है एक ही जादू। एक ही जादू, जादू, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि, पक्का इरादा पक्का इरादा, और अनुशासन। अनुशासन। अब इनका मतलब बहुत सिंपल वे में आप समझिए। एक ही जादू मतलब आपको धुन सवार रहनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। ये करना है, ये करना है और यही करना है। राइट। आपको बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए कि मुझे बस यही करना है। तो वो जादू, एक वो धुन आपके सिर पे सवार रहनी चाहिए, सोते उठते जागते वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना तो वो है जो आपकी नींद उड़ा दे। तो एक ही जादू और दूरदृष्टि, आप अपने जीवन का लक्ष्य, अपना गोल आप ऊंचे से ऊंचा आप स्थापित कीजिए। आपकी दृष्टि बिल्कुल दूर होनी चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। जब तक आप अपना बड़ा गोल नहीं रखेंगे, आप छोटे गोल को अगर आप निर्धारित करेंगे तो आप उसको पाने के बाद आपको लगेगा कि अरे मैंने तो सब कुछ पा लिया। आप बड़े से बड़ा लक्ष्य आप रखिए। तो एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा मीन्स डिटर्मिनेशन, 100% डिटर्मिनेशन कि मुझे यही करना है, मैं ये पाकर रहूंगा, मैं ये हासिल करके रहूंगा, चाहे कितनी भी मुझे कठिनाइयां क्यों ना सहनी पड़े, चाहे मुझे कितने ही उसमें अप्स एंड डाउन्स ना सहने पड़े, चाहे मुझे कितने ही अपने फेलियर्स क्यों ना देखने पड़े। और लास्ट में अनुशासन। एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। विदाउट डिसिप्लिन, आप अनुशासित हुए बगैर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चाहे 6th क्लास का रिजल्ट हो, चाहे बोर्ड का रिजल्ट हो, चाहे ये आईएएस का रिजल्ट हो, चाहे यूपीएससी का रिजल्ट हो, चाहे किसी टीम में सिलेक्ट होने का वो, जब तक आप इन 4 बेसिक चीजों पे आप अमल नहीं करेंगे, आप इस विश्व भर के किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान की आप बायोग्राफी आप उनकी उठाकर देख लीजिए, पढ़िए, आपको कहीं ना कहीं ये चारों चीजें आपको उसमें सम्मिलित मिलेंगी। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतने कीमती समय से ये समय चैनल टीवी लाइव को दिया। वेल दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मैं नवेद खान कल एक और खास मेहमान से आपसे मुलाकात कराऊंगा। जब तक टेक केयर।